बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को आज बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह पाक रहम फरमाए और अल्लाह करे कि हम जितनी भी ईदें आए आगे पाकिस्तान के ऊपर जो मुसीबतें आई हुई हैं वो टल जाएं। और आप सब जो जो सुन रहे हैं, जो जो मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनके दिली जो ख्वाहिशात है, नेक ख्वाहिशात, वो जरूर पूरी करें। मेरे लिए भी जरूर दुआ कीजिएगा। तीन बड़ी खबरें हैं जी जो आज आपके साथ शेयर करने हैं। सबसे पहले रूस और यूक्रेन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ रूस और यूक्रेन की हद तक नहीं रह गया है, रशिया और यूक्रेन की हद तक नहीं रह गया है। ये मामला अब दुनिया भर के लिए एक खतरे की घंटी बनता चला जा रहा है। सबसे बड़ी खबर वहां से आ रही है, यूक्रेन को अब प्रॉपर तीन हिस्सों के अंदर काट दिया गया है। उसके यूक्रेन के तीन प्रॉपर टुकड़े कर दिए गए हैं। और जो खास तौर पर अभी प्यूटन का हमला है वो यकीनी तौर पर यूक्रेन के लिए तबाहकुन साबित हुआ है। तो ये मामला अब आहिस्ता आहिस्ता, खुदा ना खास्ता, ये मामला जो है वो एटमी जंग की तरफ भी बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके ऊपर कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखनी है और पूरी तफसील, कौन कौन से हिस्से हुए, कौन कौन से टुकड़े किए गए, स्ट्रेटेजिकली उससे क्या फायदा होगा रूस को, क्या नुकसान होगा यूक्रेन को, और कैसे ये ऑल आउट अब पूरी दुनिया इसके अंदर, जंग के अंदर कूद सकती है। इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। दूसरी खबर भारत और पाकिस्तान के हवाले से है। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई किसी भी वक्त दोबारा हो सकती है। अब वजह यह है कि जो ताने और तुशने इस वक्त नरेंद्र मोदी को अपने घर में मिल रहे हैं, वो इस बात की गमाजी करते हैं कि किसी भी वक्त एलओसी के ऊपर दोबारा लड़ाई शुरू हो जाएगी। उसकी क्या वजह है वो भी आपके सामने रखेंगे। और तीसरा, कुछ हमारी इलाकाई खबरें, यानी कि खास तौर पर हमारे मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह से आज इमरान खान के साथ आज क्या हुआ, खास तौर पर ईद के मौके के ऊपर उनके साथ क्या हुआ, ये भी एक बड़ी खबर है। ये भी मैंने आपके सामने रखनी है। सो तीन बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं यूक्रेन से। आपसे एक दरखास्त के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अच्छा, नाज़रीन, यूक्रेन को प्रॉपर तीन हिस्सों के अंदर काट दिया गया है। इसके प्रॉपर तीन टुकड़े कर दिए गए हैं। यूक्रेन, मैंने आपको बताया कि ये किसी जमाने में रशिया का एक बरादर मुल्क हुआ करता था। 1994 में अपने एटमी हथियार इसने रूस को दे दिए थे। और जिन्होंने इस बारे नहीं देखा, क्यों दिए थे, उसकी तफसील मैंने पिछली वीडियो में दी है। इससे पिछली वाली वीडियो जाके देखिए, उसमें सारी तफसील आपको मिल जाएगी। मेरे चैनल पे जाइए, इससे पिछली वाली वीडियो देखिए, मैंने सारी तफसील दी है। अब खैर, मामला ये है कि नाज़रीन, इस वक्त रूस ने यानी कि खासतौर पर प्यूटन ने यूक्रेन के ऊपर तबाही और बर्बादी नाजल कर दी है। मैं आज की आपको बात बताता हूं। आज बताया जा रहा है जो यूक्रेन का शहर है खार्कीव, उसके ऊपर इस जंग का सबसे बड़ा हमला हो रहा है। खार्कीव किसी वक्त, जब ये जंग शुरू हुई थी आज से 3 साल पहले, तो इसको बहुत बड़े हमले का जो है वो सामना करना पड़ा था और हमें लगा था कि ये किसी भी टाइम अब फतह हो जाएगा। और रूस ने फिर इसको फतह करने का इरादा छोड़ दिया, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उससे भी बड़ा हमला हो चुका है। 48 ईरानियन मेड ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं। 48 ईरानियन, और ईरान बहुत शानदार ड्रोन्स बनाता है। आपको पता है, कमाकसी ड्रोन्स खास तौर पर ईरान के जो हैं वो बहुत ही शानदार हैं। ईरान के 48 मिजल्स ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा सिकंदर मिजल्स के बारे में पता चल रहा है कि उनको इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा ग्लाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। तो रूस ऑल आउट जा रहा है। अब नाजरीन, जो खतरनाक बात है ना, देखिए जंग तो हो ही रही है। जो खास तौर पर यूक्रेन के लिए खतरनाक बात है ना, उसके इलाकों पर कब्जा और उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ना। अब कैसे, मैं आपको समझाता हूं, देखते जाइए। नाज़रीन, आप ये जो है वो यूक्रेन का नक्शा देखिए। यूक्रेन के नक्शे के नीचे ये जो आप ये बिल्कुल देख रहे हैं नीचे, ये क्रीमिया का इलाका है। ये 2014 तक ये जो क्रीमिया है, ये नाज़रीन जो है वो यूक्रेन का इलाका हुआ करता था। तो सबसे पहले 2014 में जब जो रशिया नवाज सदर है वो यूक्रेन से उसका तख्ता उल्टा गया, तो रूस ने यहां पर फौजें दाखिल करके सबसे पहले क्रीमिया को इसका हिस्सा काट दिया था। यानी कि उसको पहले अलग रियासत और फिर अपने, यानी उसने अपना हिस्सा बना लिया। यहां पर रेफरेंडम कराया, 99% उसने कहा जी वोट दिए। यहां पर ज्यादा रूसी बोलने वाले लोग हैं, तो ने कहा जी 99% लोगों ने वोट दिया। और उसके बाद रूस ने कहा जी क्रीमिया आज से रूस का हिस्सा, तो क्रीमिया के ऊपर कब्जा हो गया। फिर नाज़रीन 2022 में मैंने आपको बताया कि ये रीजन देखिए, ये जो आप हिस्सा अलग देख रहे हैं, ये यूक्रेन का हिस्सा है। इसे कहा जाता है डॉनबास। डॉनबास के अंदर, डॉनबास रीजन के अंदर दो शहर आते हैं, एक है लुहांस्क और एक है दोनेत्स्क।
अगर मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रहा हूं तो। जो लुहांस्क है और दोनेत्स्क है, ये 2022 से पहले, 2014 के बाद और 22 से पहले पहले ये क्लेम करते थे कि भाई हमें अलग रियासतें जो है वो बनाया जाए। उसकी वजह यह है कि हमारे यहां भी जो है वो रशियन बोलने वाले लोग ज्यादा हैं और इनकी जो खास टिल्ट है वो रशिया की तरफ था। 2022 में नागरिक राम, ये जिन इलाकों का मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर हुआ ये कि इन्होंने अपने आप को एक अलग रियासत के तौर पर डिक्लेयर कर दिया। और रूस ने क्या किया, जहां से जंग का आगाज हुआ, रूस ने एक पेपर पे दस्तखत किए और उस पेपर पे दस्तखत करने के बाद इनको दो रियासतें मुकर बना दिया। कहा जी आइंदा के बाद ये दोनेत्स्क और लुहांस्क, दोनेत्स्क और लुहांस्क, ये लुहांस्क रिपब्लिक है और ये दोनेत्स्क रिपब्लिक है, ये दो मुल्क बना दिए। यानी कि अगेन यूक्रेन को दो हिस्सों में और काट दिया, लुहांस्क रिपब्लिक और दोनेत्स्क रिपब्लिक बना दिया। अब नाज़रीन, इससे भी बड़ा काम हुआ। उसके बाद फिर इन्होंने यानी कि अपनी फौजें यहां पर दाखिल कर दी, उनसे 10 साल का एक मुआहदा कर लिया। उन्होंने कहा जी ये अलग मुल्क है, ये यूक्रेन का हिस्सा ही नहीं है। और अब दोनेत्स्क रिपब्लिक की और यूक्रेन की जो रूस की फौजें हैं वो इकट्ठे इसकी हिफाजत करेंगी। 10 साल का मुआहदा हुआ। उसके बाद नाज़रीन, रूस ने यह किया, उन्होंने यहां पर दोबारा से एक जो है ना वो करवाया, रेफरेंडम करवाया। और उस रेफरेंडम में इन दो रियासतों को, जिसको उसने खुद ही बनाया था, यानी कि दो मुल्कों को जम करके रूस का हिस्सा बना लिया। यानी कि लुहांस्क रिपब्लिक खत्म हो गया और वो लुहांस्क ऐसी इलाका बन गया जैसे सेंट पीटर्सबर्ग है रशिया का या मॉस्को है रशिया का। इसी तरह से वो रशिया का हिस्सा बन गई। और इसी तरह से दोनेत्स्क रिपब्लिक जो है वो खत्म हो गया और वो अलग से वो रशिया का हिस्सा बन गया। तो जो यूक्रेन है उसको 3 हिस्सों में काटा गया। फिर नाज़रीन, अब क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने फिर ये मामला यहां तक रुका नहीं है, फिर ज़पोरिज़िया और खैरासॉन, इन इलाकों को भी उन्होंने, रूस ने काटा यूक्रेन से। और यूक्रेन से काटकर यहां पर भी क्या किया, रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम करवाने के बाद इन्होंने कहा कि जनाब ये इलाके भी आज के बाद हमारे हैं और इसको भी रशिया का हिस्सा बना लिया गया। अब जो मुकम्मल तौर पर मैं आपको बता दूं कि दोनेत्स्क में इन्होंने कहा जी 99% लोगों ने कहा, लुहांस्क में इन्होंने कहा जी 98.42% लोगों ने कहा, ज़पोरिज़िया ने कहा जी 93% लोगों ने कहा जी हमने रशिया के साथ जाना है। इस तरह से हालांकि जो लोग आज़ाद हैं वो ख्याल करते हैं, वो कहते हैं जी एक तो इस इलाके से लोग हिजरत कर चुके हैं, दूसरा यहाँ पर कोई मुबस्सर नहीं है, कोई यूएनओ का नुमाइंदा नहीं है, ये धौंस के ऊपर, बंदूक के जोर के ऊपर इलेक्शंस करवाए गए और बंदूक के ऊपर जो इलेक्शंस होते हैं उनके रिजल्ट्स, इलेक्शंस कह लें या एक रेफरेंडम कह लें, जो इसी तरह के आया करते हैं। तो ये मामला है। अब नाजरीन, मामला ये है कि रशिया आगे बढ़ता चला जा रहा है और अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात मिल रही है वो खार्कीव की तरफ, खार्कीव दूसरा, कीव के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर यूक्रेन का खार्कीव है, खार्कीव की तरफ रशिया बढ़ता चला जा रहा है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जब से ये लड़ाई शुरू हुई है तब से सबसे बड़ा हमला खार्कीव के ऊपर हो चुका है। और अगर खार्कीव को काट दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि रूस इसके अंदर भी हो सकता है कि रेफरेंडम करवा के इसको भी रशिया का हिस्सा बना ले, जो कि अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा। अब ये मामला न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनता चला जा रहा है। आज के दिन ही यूक्रेन ने यह दावा किया है जी हमने तो इनके बड़े जहाज गिरा दिए, हमने इनको काफी नुकसान, यानी कि मैं ताज़ा बता रहा हूं, उन्होंने कहा जी हमने इनके एयरफोर्स के उड़ते हुए जहाज, वो ऑपरेशन वेब की तरह नहीं, उड़ते हुए जहाज गिरा दिए। तो ये मामला जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफ़ी ख़तरनाक जो है वो हो चुका है। अच्छा, मैं आपको ये भी नाज़रीन बताता चलूँ कि पूरी दुनिया जो है अब वो इस बारे में कान खड़े कर दिए। पूरा जो यूरोप है वो अब लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, क्योंकि 3 साल से ये मामला हल नहीं हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में बात किया, उन्होंने कहा जी उम्मीद है हम इसके ऊपर, जैसे इंडिया पाकिस्तान में हुआ, जैसे अमन वहाँ पर आया, उसी तरह से हम यहाँ पर भी लाने में कामयाब होंगे। यहाँ पर ही नाज़रीन मैं दूसरी खबर भी आपको देना चाहूँगा, ख़ास तौर पर भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड। भारत और पाकिस्तान के अंदर मामला ये बन गया है, सिचुएशन ये बन गई है, रौला ये पड़ गया है कि इनके लिए अब चीज़ें जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए ख़राब हो गई हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है, अंदर से आवाजें आ रही हैं कि भाई आपने सरेंडर किया है, नरेंद्र यू डिड सरेंडर। इसके ऊपर जो राहुल गांधी हैं वो ये बता रहे हैं कि 11 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने कहा कि मैंने जैसा नरेंद्र मोदी को कहा उन्हें वैसा किया। नरेंद्र मोदी कहते हैं जी वो आगे से चूं नहीं करता। नाज़रीन, ये मामला आहिस्ता आहिस्ता इस खतरनाक तरफ मुड़ चला है, क्योंकि अब भारत के अंदर लोग सवाल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब से, बताइए कि हमारे कितने जहाज गिरे, नंबर 1, और ये बताइए कि क्यों गिरे।
ठीक है, कैसे गिरे, किसकी मिस्टेक थी? क्योंकि ये बताते हैं जी इनके जो जयशंकर हैं उन्होंने कहा जी हमने पहले पाकिस्तान को बता दिया था जी हम हमला करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की एयरफोर्स तो इसीलिए रेडी बैठी थी, इसीलिए आपके जहाज़ गिरे हैं। तो इसके अंदर जो कसूर है वो असल में नरेंद्र मोदी साहब का कसूर है। तो नाज़रीन, सूरत हाल इतनी गड़बड़ होती चली जा रही है, इस कदर इतनी तेज़ी से तब्दील होती चली जा रही है कि मामला बहुत ही जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि इस वजह से जो पाकिस्तान और भारत की सरहदें हैं, यहाँ पर तनाव हो सकता है, यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, यहाँ पर मामला ख़राब हो सकता है। उसकी वजह ये है, उसकी 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 बुनियादी वजह ये है कि नरेंद्र मोदी साहब से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। और तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बाद उनके पास कोई अगला इलेक्शन भी नहीं है कि जिसलिए वो कहें कि मैं थोड़ा ठंड सुकून रख लूँ। वो ऑल आउट जाएगा, वो अपनी एक बेइज्जत वज़ीर आज़म की हैसियत से घर नहीं जाना चाहता है कि जिसने पाकिस्तान से हरवा दिया। आप देखें ना कि कितनी लड़ाइयों के बाद पाकिस्तान को इतनी क्लियर विक्ट्री मिली है कि दुनिया मान रही है यार ये विक्ट्री पाकिस्तान की हुई है। तो एक क्लियर विक्ट्री है, इसलिए बहुत मुश्किल है। मुझे लग रहा है भारत के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मुश्किल हो गई हैं, इसलिए वो पाकिस्तान पर हमला करेगा ही करेगा। ऐसा कोई चांस मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो लड़ाई नहीं करेगा, वो लड़ाई करता हुआ मुझे है वो नज़र आ रहा है। तो ये सिचुएशन। तीसरी खबर नाज़रीन इकराम इलाकाई खबर है। इलाकाई खबर नाज़रीन आज के दिन भी बताया जाता है ख़ास तौर पर इमरान खान को नमाज ईद अदा नहीं करने दी गई है। इमरान खान को ये 5वीं ईद है, इमरान खान को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती ईद की। ये आप 100 इख्तलाफ कर सकते हैं इमरान खान से, आपको 100 तरह के मसले मसाइल हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये किसी तौर पर भी किसी शख्स का ये बुनियादी इस्तेहकाक होता है, ये बुनियादी फंडामेंटल राइट है कि भाई वो अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सके। तो उसको इस तरह से सलाहों के पीछे बंद करना और फिर नमाज से रोकना, ये नाज़रीन बहुत ही बेशर्मी वाली बात है, बहुत ही बेहयाई वाली बात है। आप इमरान खान से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस मामले पे मेरा नहीं ख्याल कोई भी पाकिस्तानी होगा जो इख्तलाफ करेगा। तो ये बहुत ही गड़बड़ा वाला मामला है। उम्मीद करता हूँ ये हमारी कोई जो स्टैब्लिशमेंट है या हमारी जो हुकूमत है वो सोचेगी इस बारे में और सोचेगी कि भाई हम बुनियादी हक छीनने में कितनी दूर तक जाएंगे। कल को आपको पता है कि हालात पाकिस्तान के ऐसे थे, इन्हें भी जेल जाना पड़ेगा, फिर ये क्या करें। तो ये अब तक की कहानियाँ, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।